सोचिए एक चुनाव जहां हजारों फर्जी मतदाताओं के नाम चुनावी मतदाता सूची से गायब हो जाएं और मृत लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हट जाएं और पहली बार जो मतदान के योग्य हो रहे थे मतदाताओं युवाओं के नाम उनके नाम वोटर लिस्ट में एकाएक जुड़ जाएं और वो भी मतदान से पहले ये चीज सुनिश्चित हो जाए। यह सब संभव हो रहा है एक ताकतवर प्रक्रिया से जिसे हम कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जिसे बिहार चुनावों के मद्देनजर सर के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि अगर सर ठीक से ना हो तो पूरे चुनाव की वैधता पर सवाल उठ जाते हैं। यही कारण है कि बिहार चुनावों में सर सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। आज हम सर से रिलेटेड पूरा कानून, प्रक्रिया, संवैधानिक आधार और बिहार की केस स्टडी को समझेंगे। अंत तक आप यह जानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा स्तंभ ये सर क्यों है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सर के बारे में। ये सर है क्या? शुरुआत करते हैं मूलभूत बातों से। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स सर कोई सामान्य वोटर लिस्ट का अपडेट नहीं है। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किया गया एक असाधारण गहन अभ्यास है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता सूची शुद्ध हो, सटीक हो और फर्जी नामों से मुक्त हो। अगर हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या सर के मुख्य कानूनी आधार की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला कानून है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21, जिसके तहत निर्वाचन नामावली की तैयारी व पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है। और ये दायित्व किसके ऊपर है? चुनाव आयोग के ऊपर है। अगर दूसरे प्रावधान की बात करें तो इसमें संविधान का अनुच्छेद 324 आता है जो भारतीय चुनाव आयोग को चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के समय समय पर निकाले गए दिशा निर्देश, ईसीआई गाइडलाइंस भी काम आते हैं जो घर घर जाकर सत्यापन, दावे आपत्ति की अवधि और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया बताते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सर चुनाव से पहले मतदाता सूची की डीप क्लीनिंग है। अब बात करते हैं कि बिहार में सर की इतनी अहमियत क्यों है। बिहार चुनावों में सर की इतनी अहमियत क्यों है? तो बिहार में सर एक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? क्योंकि बिहार चुनाव ऐतिहासिक रूप से हाई स्टेक इलेक्शंस हैं। यहां मतदाता आधार बहुत विशाल है और प्रवासन दर बहुत उच्च है। बिहार माइग्रेशन की समस्या से बहुत बुरी तरह झूलता रहा है। आपको पता ही है, लंबे समय से बिहार से लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं और वहीं पर सेटल भी हो जाते हैं और फर्जी मतदान के अक्सर यहां पर आरोप लगते रहते हैं। यहां जो ये सर है केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है बल्कि अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के अधिकार की सुरक्षा का संवैधानिक दायित्व भी है। अब बात करते हैं कि बिहार में सर को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं जो चुनाव आयोग फेस कर रहा है। सबसे पहले बड़े पैमाने पर जो प्रवासन से जो पुरानी मतदाता सूचियां भरी पड़ी हुई हैं उनको ठीक करना एक बड़ी दिक्कत और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, वहां पर अपना मतदाता सूची में नाम दूसरे राज्य में इंक्लूड करा लिया है। और दूसरा, मृत व्यक्तियों के नाम भी सूची में बने हुए हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के भी राजनीतिक आरोप लगते रहे हैं। इस पर ईसीआई ने क्या कार्रवाई की उसको समझते हैं। सबसे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया और घर घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू किया गया। दूसरा, बूथ लेवल के ऑफिसर्स बीएलओ की नियुक्ति की गई। और तीसरा, दावे और आपत्तियों की अवधि खोलकर जन भागीदारी को बढ़ाया है ईसीआई ने। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि क्या बड़े चुनाव से पहले सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अब बात करते हैं आगे सर के कानूनी ढांचे के बारे में। क्या लीगल फ्रेमवर्क है सर का कानूनी ढांचा। अब कानून की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21, 22, 23 इसमें सबसे अहम है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 है वो कहती है कि निर्वाचन नामावली की तैयारी व पुनरीक्षण नियमानुसार किया जाएगा और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 334 के तहत विशेष गाइडलाइन जारी कर सकता है। ईसीआई अपने दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि सर कब और कैसे होगा। अब बात करते हैं संवैधानिक नियमों की। तो एक चीज बात करिएगा कि निर्वाचन पंजीकरण नियम भी इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 वो भी यहां पर काफी अहम रोल निभाते हैं, जो नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया के बारे में है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 23 जो कहती है कि नामांकन की अंतिम तिथि तक नए नाम जोड़े जा सकते हैं मतदाता सूची के अंदर। तो 1950 की जो ये कानून है उसकी धारा 23 ये कहती है कि जो भी नामांकन की अंतिम तिथि है उससे पहले मतदाता सूची के अंदर नए नाम जोड़े जा सकते हैं मतदाताओं के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 22 प्रविष्टियों में सुधार की भी बात करती है कि मतलब कि जो एक मतदाता सूची बनी हुई है उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन हो, कोई गलत चीज हो गई है तो उसको रिवाइज करने की भी पावर अनुच्छेद मतदाता सूची रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 22 के अंदर ये दिया गया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में भी बताऊंगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय बहुत बार कोट किया जाता है वो केस का नाम है लक्ष्मी चरण सेन बनाम AKM हसन उज्जमान। लक्ष्मी चरण सेन बनाम AKM हसन उज्जमान 1985 सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर कहा था कि शुद्ध मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मूलभूत शर्त है। कि शुद्ध मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की मूलभूत शर्त है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ ये दूसरा केस जो 2003 का है। इसके अंदर यह कहा गया था कि अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई का कर्तव्य है कि वो चुनाव प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है या गहन पुनरीक्षण है मतदाता सूची का, यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है बल्कि मतदान अधिकार और लोकतांत्रिक अखंडता की संवैधानिक सुरक्षा भी है। अब बात करते हैं कि सर की प्रक्रिया क्या है, सर होता कैसे है, चरणबद्ध तरीका क्या है सर को किए जाने का, वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे पहले क्या है कि इसके लिए ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का चुनाव आयोग जो है, वो एक अधिसूचना जारी करता है। चयनित निर्वाचित क्षेत्रों में या पूरे के पूरे राज्य के लिए सर का आदेश निकालता है अधिसूचना के जरिए। उसके बाद क्या होता है, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, मौजूदा सूचियों का सार्वजनिक प्रकाशन होता है, और तीसरा फिर उसके बाद जो मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ है या उसकी हर एक एंट्री को घर घर जाकर सत्यापित किया जाता है। किसके द्वारा? BLO के द्वारा। बूथ लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो प्रत्येक प्रविष्टि की जांच करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि दावे और आपत्तियों की बात आती है। किसी भी नागरिक को नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन करने का ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है दावे और आपत्तियों के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, अंतिम प्रकाशन होता है। संशोधन शुद्ध मतदाता सूची को नामांकन से पहले जारी किया जाता है और जो अंतिम प्रकाशन होता है इलेक्टोरल रोल का, मतदाता सूची का, उसी के बेस पर वो ही एलिजिबल होते हैं मतदान वाले दिन मतदान करने के लिए। बिहार में इस प्रक्रिया से हजारों फर्जी नाम हटे भी हैं और लाखों नए नाम मतदाता सूची में जोड़े भी गए हैं, विशेषकर युवा मतदाताओं के नाम। अब बात करते हैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक महत्व की, कि सर का क्या लोकतांत्रिक और संवैधानिक महत्व है, इसको समझने की जरूरत है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस, जहां पर यह बोला गया था कि अगर मतदाता सूची सटीक नहीं है तो चुनाव की वैधता ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो चुनाव हैं और जो निष्पक्ष चुनाव हैं वो भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 जो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष और सुनिश्चित चुनाव कराने की शक्ति किसको देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 324 देता है। उसके अलावा अनुच्छेद 326 जो यह कहता है कि वयस्क मताधिकार होगा, कि जो भी नागरिक 18 साल से ऊपर का है वो चुनाव में मतदान कर सकता है। न्यायपालिका की टिप्पणी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भी है कि सटीक नामावली अनुच्छेद 14 के अंदर समानता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी मतदान की अखंडता के लिए आवश्यक है। आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि सर्व भारतीय लोकतंत्र की एक अदृश्य रीढ़ है। जब यह सही तरीके से होता है तो हर वोट की पवित्रता की रक्षा करता है। अब बात करते हैं विश्लेषण और बिहार चुनाव से, या बिहार में जो सर हो रहा है उससे हमें क्या सबक मिलते हैं। बिहार के सर अनुभव से कुछ मुख्य सबक आपके सामने हैं। जो पहला है, जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। दावे और आपत्तियों की अवधि में भारी भागीदारी देखने को मिल रही है बिहार में। ये एक अच्छा रुख है, अच्छा लेसन है हमारे लिए। दूसरा, प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, एप्स और ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शिता बढ़ रही है। और तीसरा, राजनीतिक निष्पक्षता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने आरोपों के बावजूद तटस्थता बनाए रखी है। और चौथा, चुनौतियां बाकी हैं, जैसे कि माइग्रेशन की समस्या है, प्रवासन की समस्या है, साक्षरता की समस्या है, और राजनीतिक दबाव अभी भी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी ने बिहार में यह कह दिया है कि अगर सर रुका नहीं तो वो चुनाव से बहिष्कार कर सकते हैं। ये बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। बिहार का जो सर का जो अनुभव है वो साबित करता है कि निरंतर पारदर्शी मतदाता सूची प्रबंधन आवश्यक है, खासकर गतिशील जनसांख्यिकी वाले राज्यों के अंदर जहां पर प्रवासन की समस्या, माइग्रेशन की समस्या ज्यादा है। अब हम अंत में अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो बड़ा चित्र यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, यह चुनावी अखंडता की नींव है। बिहार में इसने दिखाया कि कैसे कानून, प्रौद्योगिकी और जन विश्वास मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। न्यायिक अभ्यर्थियों के लिए यह केवल परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण भी है। जब आप अनुच्छेद 324 या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 पढ़ें तो केवल बेयर एक्ट न सोचें, असली मतदाताओं, असली चुनावों और लोकतंत्र की धड़कन को भी महसूस करें। ये जो सेशन हमने किया ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये कानून के छात्रों के लिए है, तो इसलिए हमने इसकी कानूनी जो बारीकियां हैं वो सभी इस सेशन के अंदर डिस्कस की। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर को इंस्टॉल करके भी हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक हमें प्रेरित करती है ऐसे ही और लीगल एनालिसिस लाने के लिए, कानूनी विश्लेषण लाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।